दोस्तों नमस्कार। यह तो होना ही था। भारत की राजनीति जिस रास्ते निकल पड़ी है उसमें समाज के भीतर का तनाव और इस देश के भीतर की असमानता और उन सवालों के दायरे में इस देश में पिछड़ा दलित और आदिवासियों का सवाल राजनीतिक तौर पर यह सिर्फ इस देश के संविधान से नहीं जुड़ा है बल्कि इस देश के उस सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा है जिससे हर दिन इस देश का बहुसंख्य तबका दो चार होता ही है। यानी राहुल गांधी ने जो सवाल जाति जनगणना को लेकर और उनकी भागीदारी मुख्य धारा की राजनीति में नहीं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर कितनी है, इस सवाल को अगर चुनाव के मौके पर उठाया और मौजूदा वक्त में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर इस देश के गृह मंत्री के जो विचार उभर कर आए उसने दरअसल एक टीस मौजूदा राजनीतिक सत्ता को दे डाली है। क्योंकि पहली बार खुले तौर पर राजनीतिक सत्ता अगर यह महसूस करने लग गई है कि जाति समीकरण उसकी राजनीतिक सत्ता को छीन सकता है, जाति समीकरण के भीतर की असमानता उसकी राजनीतिक सत्ता को छीन सकता है और इस देश के दलित, आदिवासी और पिछड़ों के सवाल इस देश की मुख्य धारा की बाजार अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं, तो मैसेज बहुत साफ है। पहली बार संविधान के परिसर में जो हो रहा है और संसद के भीतर नहीं अब देश भर में जो सवाल उठ रहे हैं वो चुनौती दरअसल हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाली बीजेपी को लेकर भर नहीं है और ना ही उनकी अपनी विचारधारा जो आज से नहीं बल्कि डॉक्टर हेडगेवार के दौर से चली आ रही थी और उस दौर में बकायदा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को चुनौती कोई दूसरा शख्स नहीं खुद बाबा साहब अंबेडकर दे रहे थे। तो जरा कल्पना कीजिए कि बरसों बरस के बाद वही राजनीतिक सोच भारत की राजनीति के बीच में आकर खड़ी हो गई है और तीन सवाल एक झटके में उभरकर सामने आ गए हैं। अगर इस देश के भीतर में जाति और धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण राजनीतिक सत्ता करती है तो अब उसे चुनौती इस देश की जातीय समीकरणों की राजनीति ही देगी। दूसरा सवाल, राजनीतिक सत्ता को अगर यह महसूस हो गया कि जिस सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय अभी तक उसने सत्ता को साधा, अब उसको चुनौती देने के लिए इस देश के बहुसंख्य जनता जो कि अलग अलग जातियों में बटी हुई है या उसको राजनीतिक तौर पर बांटा गया है, उसको अगर एक साथ मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती हुई सत्ता नहीं दिखाई देगी तो राजनीतिक सत्ता इस देश में एक झटके में बदल दी जाएगी। और तीसरा सवाल, संसद में यह खुले तौर पर अब नजर आने लगा है कि सत्ता के भीतर की बेचैनी उसकी अपनी सत्ता को खोने को लेकर है और सत्ता को खोने का सवाल किसी ताकतवर मुद्दों के आश्रय नहीं बल्कि इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासियों को लेकर है। पार्लियामेंट के भीतर लगते हुए नारे जय भीम के नारे, इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट के भीतर धक्का मुक्की और उसमें एक सांसद के माथे से खून निकल जाना, इसके मायने क्या है? और खुद गृह मंत्री द्वारा दिया गया बयान और उस पर प्रधानमंत्री की सफाई और पूरी बीजेपी का इस दौर में जिस रूप में सामने आने की प्रक्रिया में खड़े हो जाना, उसके मतलब और मायने दोनों क्या हैं? हमें लगता है आज इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसकी शुरुआत तो सही मायने में शुरुआत से ही होनी चाहिए। जय भीम यह संघर्ष के प्रतीक का एक नारा है। जय भीम ये किसी को राम राम कहने या फिर सलाम दुआ करने से हटकर उस विचार का उद्घोष करता है जिसके आश्रय संघर्ष आपको करना होगा। और जय भीम इस देश में हाशिए पर पड़े तबके या जातीय समीकरण में बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए राजनीतिक जातियों के आश्रय सत्ता साधने की कोशिश के खिलाफ एक बेचैनी है। तो शुरुआत आज इसी से।
यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। जय भीम का नारा पहली बार 1935 में बाबू हरदास ने लगाया था। बाबू हरदास बाबा साहब अंबेडकर के बेहद करीबी और सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक थे। समता सैनिक दल के वह सचिव भी रहे और इस दल का काम था कि समानता के विचारों को हर गांव में फैलाने के लिए जो भी साथ जुड़ रहा है उसको आगे काम इस रूप में करना है जहां पर इस देश के भीतर में एक दूसरे को नमस्कार किया जाता है, राम राम किया जाता है, जौहर माय बाप कहा जाता है। उसी के समानांतर जय भीम का नारे का इजाद बाबू हरदास ने किया। लेकिन यह संघर्ष का प्रतीक कैसे था और दलित पैंथर के सह संस्थापक जेवी पवार ने एक बार अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि दरअसल कामठी नागपुर क्षेत्र में एक संगठन बनाया गया दलित पैंथर के आश्रय और 1938 में औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के मकरानपुर में अंबेडकर आंदोलन की बौद्धिक सभा जब हो रही थी तो उसमें इस नारे को असल में दलितों की जीत से जोड़ा गया, दलितों की एकजुटता से जोड़ा गया और आत्मसम्मान के आश्रय कैसे संघर्ष दलितों को करना है और समाज में अपने हक को पाना है, इसका जिक्र इस नारे के साथ 1935 और 1938 में जुटा था। अब आप जरा कल्पना कीजिए और घड़ी की सुई को 2024 में आज की तारीख में पार्लियामेंट के परिसर में ले आइए। इस दौर में संसदीय राजनीति के साथ कई मुद्दे आए, लेकिन भारत की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किसी ने किया तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुआ। जातीय समीकरण इस देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को भी खड़ा करते चले गए और अब 2024 में जब इस देश के सामने चुनौती कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस की है, इस देश के सामने चुनौती सत्ता द्वारा अपने आप को केंद्रित करते हुए इस देश में पार्लियामेंट के भीतर ही नहीं बाहर भी तमाम संस्थानों पर कब्जा कर एक मोनोपोली को जन्म देने की है। और इन सब के साथ इस देश में काम करते हुए संस्थान अगर हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व के आश्रय अपने आप को रखने में कोताही बरत नहीं रह पा रहे हो तो फिर उसको चुनौती देने के लिए भी जय भीम का नारा इतने प्रभावशाली तरीके से अब उभर चुका है, जहां पर फिर से 3 बड़े सवाल इस देश के सामने खड़े हो चुके हैं। पहला सवाल, बाबा साहब अंबेडकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के क्यों खिलाफ थे? इस देश की राजनीति में जातीय समीकरण को साध कर सत्ता पाई जा सकती है, इसके अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये क्यों अभी भी सोचा जाता है? और तीसरा सवाल, मौजूदा वक्त में क्यों इस देश का बहुसंख्य तबका गरीब है, पिछड़ा है, हाशिए पर है, मुख्य धारा में उसकी कोई भागीदारी नहीं है? और इनसे जुड़ा हुआ जो आखिरी सवाल मौजूदा राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देते हुए सामने खड़ा हुआ, उसने बतला दिया कि दरअसल सत्ता पक्ष कितनी भी पूंजी समेट ले, वह अपने आप में कितनी भी मोनोपोली को बना ले, किसी भी तानाशाही रवैये के आश्रय या फिर हिंदुत्व की विचारधारा को लेते हुए वह इस देश को अपने अनुकूल करने की कोशिश करे, लेकिन इस देश में बहुसंख्य जनता जो हाशिए पर है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, वो अगर इस बात को समझ गई तो सत्ता हाथों से खिसक जाएगी। और शायद इसी बात का अंदेशा अब बीजेपी को भी हो चला है, कांग्रेस को भी है और इस देश के तमाम क्षत्रपों को भी है। लेकिन यह घटना पहली बार है कि पार्लियामेंट के मुख्य दरवाजे पर, सीढ़ियों पर कांग्रेस नारे लगाते हुए अंदर जाना चाहती है और सत्ता पक्ष के सांसद उन्हें रोकना चाहते हैं। धक्का मुक्की होती है, एक सांसद दूसरे सांसद पर गिरता है, लेकिन एक झटके में राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश बीजेपी करती है। डर दरअसल इस दौर में कांग्रेस और राहुल गांधी से इसलिए कहीं ज्यादा हो चला है क्योंकि वह जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसमें वह खुद की सत्ता की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा सत्ता को चुनौती इस देश की उस जनता के जरिए दे रहे हैं जो इस दौर में बिल्कुल खाली हाथ है। और यही वजह है कि पार्लियामेंट के दरवाजे का यह दृश्य और उसमें
सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना और उसमें राहुल गांधी का कहना, इन सभी को अगर आप मिलाकर सुनिएगा तो आप समझ पाएंगे कि आखिर इस दौर में कितना ज्यादा राजनीतिक संघर्ष सत्ता बचाने का और सत्ता से सत्ता को बेदखल करने का हो चला है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी? नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। हमने शुरू में ही कहा ये परिस्थितियां तो आनी ही थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद बाबा साहब अंबेडकर ने 1940 में जिस वक्त धर्म आधारित राष्ट्र पाकिस्तान की मांग हो रही थी, उन्होंने आगाह किया था और उन्होंने बकायदा लिखा और कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहे, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारा के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है, यानी फिट केस है नहीं, और हिंदू राज को हर हाल में रोका जाना चाहिए। वो दौर अगर याद कीजिएगा तो हेडगेवार और उसके बाद गुरु गोलवलकर का आना, और उसी के समानांतर बाबा साहब अंबेडकर का धम्म परिवर्तन जो 1956 में नागपुर में ही हुआ, और उसी दिन हुआ जिस दिन शस्त्र पूजा के आश्रय आरएसएस अपनी उत्पत्ति को मनाती है, यानी दशहरा के दिन। नागपुर के भीतर भी आज तमाम संगठन एकजुट हुए। कल वहां पर परभणी से जोड़ते हुए एक बड़ी रैली की जा रही है। महाराष्ट्र में नई राजनीतिक सत्ता में बीजेपी के विधायक जो हैं, 100 से ज्यादा विधायकों ने जब शपथ ली तो हर ने जय भीम कहा। खुद मुख्यमंत्री ने की शपथ लेते वक्त देवेंद्र फडणवीस जी जय भीम करने से चूके नहीं। लेकिन आज की राजनीति में पुराने परिस्थितियों को इसलिए टटोलने की जरूरत है क्योंकि धीरे धीरे संघ और बीजेपी ने माना कि अब वो उस चौखट पर आकर खड़े हो गए हैं जहां उनकी चुनावी जीत को कोई रोक नहीं सकता है। तो चुनावी जीत अगर पक्की है तो वो अपनी विचारधारा को इस देश की परिस्थितियों से जोड़ सकते हैं या लागू करा सकते हैं, और इसी को चुनौती देते हुए पुराने पन्ने धीरे धीरे खुलने लगे हैं। क्योंकि अगर अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन है और बार बार अंबेडकर कहने के बदले अगर इस देश में भगवान का नाम लिया जाए तो आपको स्वर्ग मिल जाए, तो फिर समझना होगा कि साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो बाबा साहब अंबेडकर उनको यह कहने गए थे कि आप हमको हिंदू मत मानिए, हमको आप माइनॉरिटीज का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि इससे हमें कुछ सुविधाएं मिलेगी, अन्यथा जो जाति समीकरण हिंदू समाज के भीतर है इससे हमको एक्सप्लॉइट ही किया जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यानी टकराव उस दौर से शुरू हुआ था, और उस दौर की परिस्थिति को परखिए। भले ही संविधान ना बदला हो और भारत अभी भी औपचारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष हो, लेकिन वास्तविक जीवन में हिंदूवादी शक्तियां समाज संस्कृति के साथ राज सत्ता को प्रभावित
कर रही है और इसके लिए हमारी टीम ने जो काम किया, उन्होंने इसके अक्स तले बाबा साहब अंबेडकर क्या कह रहे थे, इन चीजों को रखने की कोशिश की। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि वे हिंदू राष्ट्र को दलितों और महिलाओं के खिलाफ पूरे तरीके से मानते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त है कि महिलाओं को अंतरजातीय विवाह करने से रोका जाए, और इसी स्थिति को तोड़ने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था। अंबेडकर के हिंदू राष्ट्र को भारी खतरा मानने के पीछे जो कारण थे, यह उनके राइटिंग एंड स्पीचेस की जो किताब है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जातीय व्यवस्था से पैदा हुई असमानता एक बड़ा कारण थी जो स्वतंत्रता, बराबरी, भाईचारा और लोकतंत्र का निषेध करती है। और जातिवादी असमानता हिंदुत्व के प्राण तत्व हैं। यही बात उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाती है कि हिंदुत्व और लोकतंत्र दो विरोधी छोर पर खड़े हैं। अब आप उस अतीत की बाबा साहब अंबेडकर की सोच को मौजूदा वक्त में लाकर रखिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल इस दौर में सत्ता की बेचैनी और बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का नाम सत्ता जाते हुए क्यों दिखाई देने लगी बीजेपी को, और खतरा राहुल गांधी क्यों हो गए, और पूरे मामले को पार्लियामेंट के भीतर जो धक्का मुक्की हो रही है या फिर किसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, इससे आगे की राजनीति अब साधने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है, और उसके भीतर वो कौन सी घबराहट है। क्योंकि एक बनी बनाई परिस्थितियां धीरे धीरे उसके हाथों से खिसकती चली जा रही है, और यह देश के अलग अलग हिस्सों में खुले तौर पर नजर भी आया। यह आखिरी तस्वीर नागपुर की थी। नागपुर में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कल महाराष्ट्र के भीतर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन यहां समझना यह भी होगा कि इस दौर में हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व की परिकल्पना को बीजेपी बार बार परोस कर एक अभ्यास तो करती है। यह वैसा ही अभ्यास है जैसे आरएसएस ने भी किया, लेकिन आरएसएस भी इस बात को शुरू से जानती रही कि उसके सामने चुनौती ना तो कांग्रेस है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी है। चुनौती दरअसल बाबा साहब अंबेडकर का वो पूरा राजनीतिक सोच और विचारधारा है जो खुले तौर पर चुनौती संघ को देता है। इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि आज की तारीख में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर, संविधान, दलित, इन बातों को ढाल बना रही हो। यह काम आरएसएस ने भी किया है। 1974 में पहली बार जब देवरस सरसंघ चालक हुआ करते थे, उस दौर को याद कीजिएगा तो जयप्रकाश नारायण को भी संघ ने अपने साथ लिया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा किया था और इस देश के भीतर में आंदोलन शुरुआत हुई थी। पूरे स्वयंसेवक उस वक्त जेपी के पीछे आकर खड़े हो गए थे। लेकिन उसके आगे का सवाल है कि 1974 में बाला साहब देवरस ने जब एक रवैया अपना बदला तो पहली बार अंबेडकर, पेरियार, महात्मा फूले जैसे महापुरुषों के नामों को अपनी सुबह की प्रार्थना से भी जोड़ दिया। यानी जब बीजेपी नहीं बनी थी उस वक्त आरएसएस को समझ में आ गया था कि इस चुनौती को आप धराशायी नहीं कर सकते हैं, आपको इसका राजनीतिक लाभ कैसे उठाना है ये आपको समझ होनी चाहिए। इसीलिए अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से जब जब बीजेपी राजनीतिक तौर पर मजबूत होती है तो संघ एक चेतावनी के तौर पर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और हिंदुत्व की सोच को सामने ले आता है। मौजूदा वक्त भी वही स्थिति थी। यानी जहन में जो पूरी ट्रेनिंग रही है और इस देश के भीतर में जो राजनीतिक चुनौतियां रही हैं, उसके पीछे जो विचारधारा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से निकली हुई विचारधारा नहीं है। इस देश को समझने वाले लोगों के बीच काम करते हुए और जो हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है उसके साथ खड़े होकर उनके हक और अधिकारों का जिक्र करने की सोच, इसने चीजों को आगे बढ़ाई है।
लेकिन भारत के संसदीय राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर की लकीर को पकड़ा। पहला मौका है कि जातीय समीकरण को सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि इस देश के भीतर में उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को चुनौती देने के लिए SC, ST और OBC का जिक्र करने की शुरुआत की, जहां पर लोग इस देश को कौन चला रहा है और कैसे चलाया जाना चाहिए इससे जोड़ने की पेशकश राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने कर दी। दरअसल यही वो परिस्थिति है जिससे बीजेपी घबरा रही है, क्योंकि कांग्रेस अन्य किसी भी राजनीतिक दल से हटकर इसलिए है क्योंकि वह किसी एक पारंपरिक पार्टी के तौर पर नहीं है। इस देश में आजादी के आंदोलन और आंदोलन के बाद जिस विचारधारा को इस देश की राजनीति में आत्मसात किया गया और जनता साथ खड़ी हुई, वो कांग्रेस की ऐसी विचारधारा है जिसमें आपको कहीं पर भी कोई संगठन नजर नहीं आएगा, कोई नेता नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक कांग्रेसी मन इस देश के भीतर में लगातार चलते रहा। उसको चुनौती देते हुए बीजेपी ने नेहरू पर निशाना साधा, इंदिरा गांधी पर निशाना साधा, राजीव गांधी पर निशाना साधा और उस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस कहीं चंद नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की। उसमें PV नरसिम्हा राव भी हैं, उसमें सरदार पटेल भी हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उसमें मालवीय जी भी हैं। उसमें एक लंबी प्रक्रिया है कि किनको साथ लेना है और कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार को बता देना है। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने इस देश की उस नब्ज को पकड़ लिया जिस नब्ज के आश्रय बीजेपी का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम एक झटके में लाकर खड़ा कर देता है। जिस दौर में हेडगेवार और गुरु गोलवलकर जिस राजनीति को साधना चाहते थे और दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर अपने विचारों की आश्रय जिसमें समानता का जिक्र सबसे बड़ा था चुनौती दे रहे थे, वह परिस्थिति एक झटके में भारत की राजनीति में फिर से सामने आकर खड़ी हो गई है। यही वो चुनौती है जो पार्लियामेंट के परिसर में आज दिखा रही है कि देखिए एक सांसद के माथे से खून निकल गया, देखिए राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दे दिया और राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए हमें रोकने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया गया। टकराव की ये परिस्थिति दरअसल सांसदों के भीतर भर का किस्सा नहीं है। इस देश के भीतर में जिन चंद हाथों में समूची ताकत, समूचा पैसा सिमटा हुआ है, उसको चुनौती देने के लिए क्या वाकई इस देश का दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, गरीब समाज, अल्पसंख्यक समाज और शायद इन सब से हटकर चंद हाथों में जिन सब कुछ है उसको चुनौती देते हुए भारत के भीतर की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां पहली बार खड़ी हो चली है और सत्ता को लगने लगा है ये हालात उसके हाथ से सत्ता छीन लेंगे और सत्ता खुद को सत्ता से हटते हुए देखना नहीं चाहती है। ये पहला नजारा भारत की राजनीति का अनूठा सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।